नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा से। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक मुद्रा की प्रकृति, क्षेत्र, कार्य व महत्व का अध्ययन करेंगे। मनी क्या होती है, उसका नेचर, उसके स्कोप, उसके फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का परिचय। जैसा कि आपको पता है, आर्थिक सिद्धांत में चाहे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो या समष्टि अर्थशास्त्र हो, मुद्रा का विशेष महत्व माना गया है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत प्रणाली का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संचालित होता है और फर्में जो है वो उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल देती है, उत्पादन के साधन जैसे श्रम को मजदूरी देती है, पूंजी को ब्याज देती है, भूमि को लगान देती है, उद्यमी को मुनाफा या लाभ मिलता है, तो वो सब मुद्रा के रूप में मिलता है। और जनता उन फर्मों से बनी हुई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदकर वापस मुद्रा उन फर्मों तक पहुंचा देती है। इस प्रकार जो ये मुद्रा है वो पूरी अर्थव्यवस्था में रक्तवाहिनी की तरह घूमती रहती है। मतलब कहा जाता है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त घूमता है उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा घूमती रहती है। तो इसमें हम देखते हैं, मुद्रा मनुष्य के द्वारा किए गए आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं और इस मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से हुई है। और ये मोनेटो जो थी वो रोम में देवी का नाम था। रोम की देवी थी जूनो, उसका दूसरा नाम था मोनेटो। और सर्वप्रथम टकसाला रोम में ही स्थापित की गई। और वो कहाँ स्थापित की गई? देवी जूनो या मोनेटो के मंदिर में। टकसाला वो होती है जहाँ सिक्कों का निर्माण होता है, कॉइन्स का जहाँ निर्माण होता है उसे हम टकसाला कहते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मनी, मुद्रा का अर्थ। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की कई परिभाषाएं दी है। उनमें से कुछ परिभाषाओं का अध्ययन हम यहाँ इसमें करेंगे। सर्वप्रथम प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा में मुद्रा के कार्यों को मुद्रा की परिभाषा का आधार बनाया गया है, जिसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। उसके बाद कोई नई परिभाषा दी गई। प्रोफेसर काउर्थर के अनुसार कोई भी वस्तु जो सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य के मापक, कीमत को माप कर और मूल्य संचय का कार्य करती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। उसके बाद रॉबर्टसन ने एक परिभाषा दी, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में अथवा कई प्रकार के अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। अगली परिभाषा है हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है। इन सबको कंक्लूड करके एक सामान्य परिभाषा जो मुद्रा की बनाई गई है वो है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। इस प्रकार अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। अब हम पढ़ते हैं कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज से बहुत सालों पहले मुद्रा के स्थान पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। दो प्रणाली होती है, एक तो बार्टर सिस्टम जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, दूसरा मुद्रा विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी? वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती थी। जैसे मान लो मेरे पास गेहूँ है तो मैंने 5 क्विंटल गेहूँ दुकान पे ले गया, किसी व्यक्ति के पास ले गया और बदले गेहूँ दे के बदले में मैंने 5 क्विंटल चावल लेके आ गया। तो ये वस्तु मैंने दी और वस्तु मैंने वापस प्राप्त कर ली। तो वस्तु के स्थान पे वस्तु को प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट है वस्तु के बदले वस्तु खरीदने या बेचने की व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, अनाज के बदले वस्त्र, कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अनाज दिया, उसके बदले में उसने वस्त्र ले लिए। वस्त्र के बदले दूध, दूध के बदले अनाज, ये सब क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली के उदाहरण है। तो ये पहले चला करती थी।
परंतु इसमें कुछ दोष होने के कारण मुद्रा की आवश्यकता हुई। इसमें मुख्य क्या क्या दोष थे? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए ये आवश्यक था कि दो ऐसे व्यक्तियों का तालमेल बैठे जो एक दूसरे को चाहते हो या एक दूसरे की वस्तुओं को चाहते हो। मान लो दो व्यक्ति हैं, राम और मोहन। राम और मोहन, राम के पास गेहूं है और मोहन के पास कपड़ा है। अब इन दोनों को लेन देन तभी हो सकता है जब जब राम गेहूं देकर और मोहन से कपड़ा लेना चाहे, या मोहन कपड़ा देकर राम से गेहूं लेना चाहिए। अगर इन दोनों में को इस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो ये व्यापार या जो ये विनिमय नहीं होगा। इस व्यवस्था में कोई भी कमी रह जाने से दोहरे संयोग का अभाव माना जाता है। नेक्स्ट है सामान्य मूल्य मापने में कठिनाई। तो पहले वस्तुओं का जो मूल्य है उसको मापा कैसे जाता था? मान लो 5 केजी चावल है, वो 5 केजी चावल किसका मूल्य होते थे? 1 केजी बादाम के। तो वस्तुओं के मूल्य को मापने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी कि वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं में किस प्रकार मापा जाए। तो इसलिए इसके स्थान पे हमने क्या लागू की? मुद्रा की जरूरत महसूस की। अगला है मूल्य संचय का अभाव है। अब वस्तुओं को स्टोर करके नहीं रख सकते इतनी वस्तुओं को, लेकिन मुद्रा को तो हम संचित करके रख सकते हैं। तो मूल्य संचय का अभाव भी एक प्रकार का दोष है वस्तु विनिमय प्रणाली का। अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अविभाज्य होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक गाय है और वह जूतों की एक जोड़ी खरीदना चाहता है। तो गाय, ये तो है नहीं कि पूरी गाय को बेचकर वो जूतों की एक जोड़ी खरीदेगा, और गाय क्या है? अविभाज्य है। तो गाय की अविभाज्यता के कारण उसे जूतों की एक जोड़ी मिलनी कठिन होगी। जब तक गाय के मूल्य के बराबर विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल जाती, तब तक गाय का स्वामी इसके बदले में अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मना कर देगा। तो ये भी एक प्रकार का वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष था। भावी भुगतानों में कठिनाई कि भविष्य में हम जो भी भुगतान करेंगे, भविष्य में जो भी पेमेंट करेंगे वो किस प्रकार करेंगे वस्तुओं में। तो वस्तु देकर तो हम भविष्य का पेमेंट कर नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम भी आई बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली में, इसलिए मुद्रा की आवश्यकता हुई। मूल्य स्थानांतरण की कठिनाई। अब मुद्रा को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भी उसको लगा सकते हैं, बट वस्तुओं का स्थानांतरण संभव नहीं है। तो इसलिए मूल्य स्थानांतरण की कठिनाई सामने आई, और इन सभी कारणों के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पे मुद्रा विनिमय प्रणाली शुरू हो गई। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। तो जनरली मुद्रा के 4 कार्य मुख्यतः माने जाते हैं। पहला कार्य जो है वो है प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य जिसको हम सहायक या द्वितीय या सेकेंडरी कार्य भी कहते हैं, तीसरा आकस्मिक कार्य, और चौथे हैं अन्य कार्य। अब इन चारों का हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो विनिमय का माध्यम होता है, एक मुद्रा क्या होता है? मूल्य का माप होती है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है और दूसरा मुद्रा मूल्य का मापक है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब वस्तुओं और सेवाओं के बदले में पहले हम क्या करते हैं? मुद्रा को प्राप्त करते हैं। बाद में मुद्रा देकर आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु और सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के आगे पीछे मुद्रा रहती है। जैसे कि हम मान लो वस्तु है, गुड्स एंड सर्विस है, उसको हमने क्या किया के बदले हमने क्या प्राप्त किया? उनको बेचा, उनके बदले में हमने क्या प्राप्त की? मनी प्राप्त की, मुद्रा प्राप्त की। अब इस मुद्रा से हम आगे क्या खरीद सकते हैं? दूसरी जो भी हमें आवश्यकता अनुसार अपनी वस्तु और सेवाएं खरीद सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा क्या करती है? विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट जो है वो है मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट्स, लेखे की इकाई भी इसे कहा जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, इस कारण से लेखे की इकाई या हिसाब की इकाई भी कहा जाता है। इसमें
सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो हम मुद्रा में मापते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं चीनी क्या भाव है, तो वो बताता है 38 रुपये पर केजी। तो 38 रुपये क्या है, एक प्रकार की मुद्रा। तो उस सभी प्रकार की वस्तु, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और जितनी भी सेवाएं हैं उनका मूल्य हम किस में मापते हैं, मुद्रा में मापा जाता है। तो मुद्रा का दूसरा कार्य मूल्य का मापक के रूप में होता है। नेक्स्ट है उसका गौण कार्य, उसके सेकेंडरी कार्य या उसके सहायक कार्य क्या क्या है। तो इसके मुख्य सहायक कार्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भावी भुगतानों का आधार, दूसरा मूल्य संचय का आधार, तीसरा मूल्य का हस्तांतरण। तो पहला हम पढ़ेंगे भावी भुगतानों का आधार। तो मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान स्थगित कर पाना संभव हो गया है। मान लो आज हम वस्तु और सेवाएं ले और उसका भुगतान हम कुछ समय बाद कर सकते हैं। ऐसा कब क्यों पॉसिबल हुआ है, मुद्रा के कारण पॉसिबल हुआ है। आज के जो समाज में आप देख रहे हो कि ऋण जो अपन लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। तो इसका अधिकांशतः श्रेय किसको है, मुद्रा को है। सरकार हो, चाहे व्यावसायिक फर्में हो, चाहे उपभोक्ता हो, सब के सब क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। इस ऋण लेने का जो माध्यम है वो क्या है, मुद्रा है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, भावी मुद्रा भुगतानों का आधार। दूसरा मुद्रा का जो गौण कार्य है वो है मूल्य संग्रह या मूल्य संचय का आधार, ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसमें है मुद्रा के रूप में भविष्य के लिए मूल्य का संग्रह या धन का संग्रह किया जाना आसान हो गया है। इसमें भविष्य में वस्तुओं सेवाओं खरीदने की शक्ति का संग्रह किया जा सकता है। आज हम मुद्रा को संग्रहित करके रख लें और उसका खर्च कब कर लेंगे, भविष्य में, उस जब भी हमें वस्तुओं सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये मूल्य संचय का जो आधार है वो मुद्रा के मूल्य पे डिपेंड करता है। अब मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा का मूल्य हमेशा कीमतों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कीमतों के साथ उनका उल्टा संबंध होता है। जैसे जैसे किसी भी वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती चली जाएगी अर्थव्यवस्था में, अर्थात जैसे जैसे मुद्रास्फीति होती जाएगी वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण, स्टैंडर्ड मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा की क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। उसका हस्तांतरण हम सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। तो ये मुख्यतः है मुद्रा के 3 कार्य, हम जो गौण हैं वो कार्यों का अध्ययन इसमें किया है। नेक्स्ट है आकस्मिक कार्य। पहला आकस्मिक कार्य में पहला है इच्छा की वाहक। मुद्रा जो होती है वो इच्छा की वाहक होती है। मुद्रा में वह गुण है जिसमें किसी भी वस्तु का किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी इच्छा हुई कि अपने पास जो सोना पड़ा है उसको हम मार्केट में बेच के आएँ, तो हमारे मुद्रा में ही वो गुण है कि हम सोने को बेचेंगे और हम मुद्रा प्राप्त कर लेंगे। तो मुद्रा मनुष्य को भावी निर्णय, जो भविष्य में जो डिसीजन लेने होते हैं उनमें क्या करती है, सहायता करती है। दूसरा है धन को तरलता प्रदान करना। तरलता क्या होती है, तरलता, लिक्विडिटी। जितना पैसा आपके पास है, जितना धन, जितनी मुद्रा आपने स्वयं नकद के रूप में रख रखी है उसको कहते हैं तरल। तो तरलता के कारण मुद्रा स्वयं मूल्य संचय का कार्य करती है। जैसे मान लो अचानक आकस्मिक कोई भी संकट आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, तो उनका सामना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, मुद्रा की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन के लेन देन करने के लिए भी हमें मुद्रा की आवश्यकता होगी। कोई भी सट्टा लगाने के लिए या निवेश करने के लिए हम मुद्रा को किसके रूप में रख सकते हैं, तरल रूप में रख सकते हैं। जब जब हमें उसकी आवश्यकता होगी तब उसको हम खर्च कर सकते हैं। तो धन को तरलता प्रदान करना भी मुद्रा का एक मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है भुगतान क्षमता की सूचक। किसी भी व्यक्ति या फर्म के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी भुगतान क्षमता की सूचक होती है। अब अपने को पता है कि कोई व्यक्ति कितना पैसा दे सकता है, कितना पेमेंट कर सकता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसके पास कितनी मुद्रा रखी गई है। तो ये भुगतान क्षमता की सूचक के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है। नेक्स्ट है साख का आधार। साख का निर्माण व्यापारिक बैंक करते हैं।
तो व्यापारी बैंक जिस साख का निर्माण करते हैं उसका आधार क्या होती है, नगद जमा होती है। जैसा मान लो फॉर एग्जांपल कोई बैंक 100 रुपये नगद जमा राशि के रूप में प्राप्त करता है कि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक में 100 रुपये जमा कराए, तो वहाँ रिजर्व रेशियो जो है वो 20 रुपये है, तो 20 रुपये तो खुद के पास रख लेगा बैंक, बाकी के 80 रुपये को वो क्या करेगा, 80 रुपये से वो साख सर्जन करेगा। और मान लो वो साख सर्जन करे तो साख सर्जन करके 80 रुपये से 400 रुपये, 80 रुपये से उसने 400 रुपये की साख सर्जन कर ली। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, मुद्रा पे डिपेंड करता है। तो जो व्यापारी बैंकों द्वारा साख का निर्माण होता है उसका मुख्य आधार जो है वो मुद्रा है। अगर मुद्रा नहीं होती तो बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते थे। अगला है राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। अब हम अपन पढ़ते हैं कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, जैसे उत्पादन के मुख्यतः मैंने पिछले वीडियो में बताए थे 4 साधन होते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। इन सभी साधनों को जब ये अपना कार्य करते हैं तो इनको प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल किसके रूप में मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, श्रम मजदूरी मिलती है वो मुद्रा में मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है वो भी मुद्रा में मिलता है, भूमि को लगान वो भी मुद्रा में, उद्यमी को लाभ मिलता है, मुनाफा मिलता है वो भी किस में मिलता है, मुद्रा में मिलता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी क्या ही है, मुद्रा ही है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम कि मुद्रा का क्या महत्व है, मुद्रा का के क्या क्या दोष हैं, क्या खतरे हैं आदि का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मुद्रा क्या होती है और निकट मुद्रा क्या होती है, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।